नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरणेसर एजुकेशन वाला पर। दोस्तों, IBPS PO एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था उसके रिलेटेड जो हमने वीडियो बनाई थी, लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है अभी तक। उसमें कई सारे साथियों का कमेंट आया कि कितना मेरा है, इतना क्या है, कैसे ये कट ऑफ बन गई है, क्या हुआ, किसी की शिफ्ट टफ थी, किसकी ईजी थी। तो इन सारे सवालों का मैं एक कंपाइलेशन करके एक वीडियो में लाया हूँ, जिसमें हम लोग सारे तरह का डिस्कशन करूँगा जो सारे विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा कि इतने नंबर आ रहे हैं मेरे या इतने अटैम्प्ट हैं मेरे, और अगर मेरे इतने अटैम्प्ट हैं तो मैं कैसे पता करूँगा कि मेरे कितने नंबर आ रहे होंगे, या कि कैसे पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट टफ है या कौन सी शिफ्ट ईजी है। तो उन सभी सवालों को एक एक करके जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा, आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। चलिए, सब पहले हम आपको एक कॉमन जो क्वेश्चन आया है सबके तरफ से लगभग, कि मेरा इतना अटैम्प्ट है या मेरा इतना अटैम्प्ट है, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरी इतना अटैम्प्ट है, एक्यूरेसी इतनी है, अब बताइए कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लियर कर दूं कि जिसका भी, चाहे जो सी शिफ्ट रही हो, टफ, इजी, मॉडरेट, चाहे जो शिफ्ट रही हो, 60 के प्लस पहले तो जिसका भी अटैम्प्ट है और उसमें एक्यूरेसी अगर उसकी 90% भी है, 90% के भी अप्रॉक्स है, 60 प्लस अटैम्प्ट। अब यहाँ पर 70 वाले अटैम्प्ट 65, 67, 68 वालों के लिए 5%, 4% एक्यूरेसी डाउन भी हो सकती है, लेकिन एक्यूरेसी सही ही होगी आपकी। 60 प्लस आपके अटैम्प्ट है, 90% एक्यूरेसी है। अब एक्यूरेसी कैसे पता करें? आप ये देखिए कि आपने जो सबसे अधिक अटैम्प्ट किया है वो किस में किया है। अगर कहीं आपके सबसे अधिक अटैम्प्ट इंग्लिश में है कि 30 में 30 कर दिए हैं और फिर हमारे 60 बन रहे हैं, यानी 30 इंग्लिश में कर दिए हैं और 15 मैथ और रीजनिंग में कर दिए हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगा, क्योंकि इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी अटेन करना बहुत मुश्किल होता है। आपको ग्रामेटिकल वाले में एरर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं तो एरर होगा ही होगा। हो सकता है कुछ लोगों के ना हो, तो वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बचपन से इंग्लिश ही पढ़े आए हुए होते हैं। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश में 30 में 30, 30 में 28 या कुछ भी सबसे अधिक इंग्लिश में अटैम्प्ट है, सपोज करिए किसी के अटैम्प्ट हो रहे हैं 55, अगर उसके 55 अटैम्प्ट और उसके दो कंडीशन हो सकते हैं, एक कंडीशन 1 और कंडीशन 2, दोनों कंडीशन की बात करेंगे। पहले में अगर हम बात कर रहे हैं, अगर उसके 28 के अप्रॉक्स सिर्फ इंग्लिश से हो गए, तो बचे कितने? 27 क्वेश्चन बचे। अब वो 27 क्वेश्चन में 14 रीजनिंग और 13 क्वांट लगा करके आया है। इसी 55 क्वेश्चन में एक बच्चा है जिसने क्या किया है, 20 लगा दिया है रीजनिंग से और लगभग 15 लगा दिया है क्वांट से। अब यहाँ पर जो 20 इंग्लिश वाला रहेगा, तो ये अगर 20 इंग्लिश में सिर्फ लगाया है इसने, तो ये कहीं ना कहीं पहले वही सवालों को पिक किया होगा, या कंप्रहेंशन के सवाल होंगे, या वर्ड स्वैपिंग के सवाल होंगे, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के सवाल होंगे। तो ये इसने वही प्योर वाले सवाल जो इसको आते थे वही इसने गेस किया होगा, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। वो गेस नहीं किया होगा, करेक्ट लगाया होगा। लेकिन ये जो 28 और 14 और 13 चल रहा है ना, मेन डिफरेंस यही कर देगा। ये जो 28 के चक्कर में गए होंगे, ये कौन से बच्चे गए होंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे पहले क्या हुआ, इस बार रीजनिंग खोल के आया, रीजनिंग के बाद जस्ट इंग्लिश आया और फिर इंग्लिश के बाद क्वांट आ गया। कुछ शिफ्ट में क्या हुई कि रीजनिंग मॉडरेट थी, या रीजनिंग की किसी भी पजल में फंस गए तो आपके 5 मिनट अगर निकल गए तो फिर समय बचता नहीं है, और आपको वही अटैम्प्ट होते हैं 15, 16, 17 या 12, 13 ऐसे ही अटैम्प्ट होते हैं। तो उसके बाद क्या बच्चा देखता है, सपोज किसी बच्चे के 15 अटैम्प्ट हुए, उसने देखा रीजनिंग में 15 अटैम्प्ट हुए, अब वो इंग्लिश में जब जंप करता है तो इंग्लिश में क्या करता है, वो गेस लगाना शुरू करता है कि हाँ ये भी लगा देता हूँ, ये भी लगा देता हूँ, ये भी होगा, ये भी होगा। उसमें क्या होता है, वो फॉल्ट कर जाता है। दूसरी तरफ एक ये जो दूसरा बच्चा है जिसका पहला सेक्शन खुला रीजनिंग, उसने सपोज करिए 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया रीजनिंग में। रीजनिंग में गेस नहीं होता है, रीजनिंग में जो सही होगा वही लगाओगे। इसमें रीजनिंग में गलत होने की भी चांसेस मैक्सिमम सिलोइज में बनता है, लेकिन वो भी जिसने प्रैक्टिस की होगा उसका नहीं गलत बनता है, और वो भी 2-3 क्वेश्चन ही रहते हैं। यानी रीजनिंग में जिसने 25 लगा दिया, अब उसको आ गया है कॉन्फिडेंस कि 25 क्वेश्चन तो हो गए हैं, हमको 50 तक पहुंचना है, या 50 के आजू बाजू ही कट ऑफ रहता है। इतना अगर उसने पढ़ा होगा और पहले कई एनालिसिस किए होंगे अपने हिसाब से ही, तो उतना पता होगा कि 50-55 के अप्रॉक्स कट ऑफ रहता है। 25 रीजनिंग में अटेम्प्ट हो गए, श्योर हो गया कि हाँ 25 नंबर आएंगे, या 25 में 24, 23 आएंगे हमारे। फिर जब वो इंग्लिश में जाता है तो पहले वो अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को उठाता है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को उठाता है। जैसे कि स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स क्या है, कंप्रहेंशन नंबर आपको देता है। कंप्रहेंशन में अगर आप कहीं पर भी देख लीजिए, तो अगर आपको वोकैब 2-3 सवाल छोड़ के अगर वो 10 नंबर का सवाल पूछ रहा है, 10 नंबर का है कंप्रहेंशन कंप्लीट,
तो उसमें से आपके 6 या 7 तो उसी में से पूछेगा, अनसीन पैसेज टाइप का है, उसी में से कुछ ना कुछ पूछेगा। 6 नंबर तो अप्रॉक्स वहाँ से उठाएगा। वर्ड स्वैपिंग होगा ही होगा, होगा नहीं तो कुछ और होगा, कुछ तो होगा जो उसको आता होगा। नहीं, अगर वर्ड स्वैपिंग भी नहीं है, पेपर टफेस्ट ही बना दिया है, तो फिर बात अलग है। लेकिन उसके बाद वो अपना सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक उठाएगा और अंत में वो जाएगा ग्रामर की तरफ। और उसके बाद अगर उसको ग्रामर नहीं बनेगा ना, तो वो गेस वर्क नहीं करेगा, जैसा कि इन लोगों ने किया जिसके रीजनिंग में 15-16 अटेम्प्ट रह गए। उन्होंने ग्रामर में चाप के गेस वर्क लगाया इंग्लिश में तो वो क्या करेगा, इंग्लिश में अपने स्ट्रॉन्ग जो उसको सही सही आते हैं वो लगाएगा, और फिर क्या देखेगा कि भैया मेरे रीजनिंग में लगभग 25 बने थे, फिर वो देखेगा कि मेरे इंग्लिश में भी बन गए, इंग्लिश में भी लगभग 15, 16, 17, 18 बन गए। फिर वो सोचेगा यार 18 मैंने कर लिया, 18 तो सही है, चलो 1-2 जो मेरे को डाउटफुल रहते हैं ये भी लगा लेते हैं। तो जैसे ही वो 20-21 पर पहुंचेगा तो उसकी मेंटेलिटी जाएगी यार अब नहीं, अब गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि मैं एक कंबाइन अगर देखें तो अगर 20 कर लिया, 25 कर लिया रीजनिंग में, तो 45 पे मैं पहुंच चुका हूँ। अब वो क्या करेगा, अब उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। अब वो इंग्लिश में गेस वर्क तो लगाना भूल जाएगा। अगर गया कहीं 2 ऑप्शन में फंस रहा है, एक को एलिमिनेट करने का ट्राई कर लिया उसने, हो सकता नहीं तो वो स्टॉप कर देगा वो। अब वो इन पहले वाले में नहीं है जिसके रीजनिंग में 15 बने, 12 बने, वो इंग्लिश में जम के तुक्का मारा है 100%। अब उसके बाद जब उसके इंग्लिश में बन गए अच्छे तो वो क्वांट में जाएगा। तो हो सकता है क्वांट किसी की कैलकुलेटिव आ गई हो, या क्वांट में टीचर कहते हैं कि हमारे 30 अटैम्प्ट 40 अटैम्प्ट हम 35 में 35 कर दिए, लेकिन बहुत बहुत टीचर्स के भी इस बार कई शिफ्ट्स में 24-22 अटैम्प्ट हुए हैं। तो आप बच्चों का सोच ही सकते हैं, किसी का 15 हो जाए, 16 हो जाए, अगर उसका वो वाली शिफ्ट है, टफ शिफ्ट है, तो उसके 7-8 नंबर बढ़ जाते हैं। ऐसे हवा में नहीं बोला हूँ, RRBPO में लोगों के बढ़े हैं नंबर। मैंने बोला तो 47-45 वाले भी क्वालिफाई करेंगे, 45+ वाले, 43-44 वाले, और सब किए हैं क्वालिफाई। उत्तर प्रदेश का स्पेशली मैं बता रहा हूँ, सबसे अधिक वैकेंसीज यहीं पर थी RRB की। तो ऐसे ऐसे कई सारे सिनारियोज बनते हैं कि हाँ, जिसके टफेस्ट शिफ्ट रहेगा नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन जिसने जम की इंग्लिश में तुक्का भिड़ाया है और इंग्लिश में तुक्का भिड़ा करके वो 60-65 बोल रहा है, उसको दिक्कत करेगा वो। तो अगर रीजनिंग में आपके अप्रॉक्स 20 या 22 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, मैं एक आपको कंप्रिहेंसिव डेटा बता देता हूँ, अगर रीजनिंग में 20 बन रहे हैं और मैथ में अगर आपके 18 बन रहे हैं और इंग्लिश में अगर आपके 20 बन रहे हैं, 20 अगर इसको घटा करके मैं कर दूं 18 भी बन रहे हैं, तो आपके बहुत अच्छे चांस है कि आप क्वालिफाई कर जा रहे हैं। 20 के अप्रॉक्स ही मैंने बोला, ये सारे अप्रॉक्स डेटा हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट मेरे 20 नहीं बने, मेरे 19 बन रहे हैं। अरे भैया तुम्हारे 19 बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है मैथ में तुम्हारे एक एक्स्ट्रा हो गए हो, मैथ में एक कम हो सकता है, रीजनिंग में 25 छोड़ दिए हो, तो फिर बात अलग है। इंग्लिश में अगर क्या होता है, यही सिनारियो अगर उल्टा चला जाए, यहाँ पर वो बच्चा अगर 14 करके आ रहा है, तो फिर अगर रीजनिंग में 14 कर रहा है तो मैथ में 12 से ऊपर वो नहीं कर पाएगा, और इंग्लिश में बढ़ा दिए हैं उसने 30। आप पूरा देख लेंगे, इसके अटेम्प्ट इससे भले से ज़्यादा हो जाए, सेकंड वाले के अटेम्प्ट इससे ज़्यादा हो जाए। इसके कितने हो रहे हैं, 20, 20, 40 और 18, 58, इसके कितने हो रहे हैं, यहाँ पर लगभग 56 के अप्रॉक्स बन रहे हैं। क्यों, कैसे 26 और 30, 56 के अप्रॉक्स बन रहे हैं। लेकिन अब ये 56 जो है, इसके अगर 18 से कंपेरिजन किया जाए तो यहाँ भी 56, यहाँ भी 56, लेकिन अब यहाँ पर जो होंगे ना, इसके नंबर जो बहुत तगड़े गिरेंगे, क्योंकि ये 30 इसने क्या किया है, उड़ाया है मार मार के तुक्का। और यहाँ पर ये 56 वाला जो है, ये हो सकता है बढ़कर के, अगर इसका टफेस्ट शिफ्ट रहा हो तो ये हो सकता है बढ़कर के आपका 60 पहुँच जाए, कोई भरोसा नहीं, वो 61-62 भी पहुँच सकता है। तो ये बात क्लियर मान के चलिए। और कुछ सवाल आया कि कैसे आप बता दे रहे हो, या तुझे कैसे पता कि ये शिफ्ट ईजी थी या ये शिफ्ट टफ थी, और इस शिफ्ट में ये सेक्शन टफ आया था। अरे भैया एक बात बताओ, 3 सेक्शन क्यों बनाया गया है? रीजनिंग पैटर्न तो यही था, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट। ये 3 सेक्शन क्यों बनाया गया कि अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरे को बाकी 2 को मॉडरेट रख दिया जाए। एक इजी आ रहा है तो बाकी दोनों को थोड़ा थोड़ा लेवल अप कर दिया जाए। अब अगर कोई शिफ्ट ऐसी है कि एक एक्सट्रीम लेवल पर टफ चला गया और दूसरे भी सिर्फ मॉडरेट रहें या इजी टू मॉडरेट रहें, यानी मॉडरेट की तरफ ही उसका झुकाव रहा, तो आप उस शिफ्ट को टफेस्ट कंसीडर करेंगे, चाहे जो कुछ भी बोल ले, बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं। देखिए, अगर प्रिपरेशन किया है तो कई लोग टफेस्ट शिफ्ट में भी 70-75, कुछ लोग तो 90 भी मार के आए होंगे। 90 वालों के एक्सेप्शनल केस है भैया, वो इंग्लिश में पक्का 30 में 30 बढ़ाए होंगे 100%। अगर टफेस्ट शिफ्ट अगर पड़ गई होगी आपकी और अगर इंग्लिश में तुक्का मिला दिए होंगे तो जो गिरने वाले हैं आप, वो बात अलग है, उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं एक अच्छे बच्चे की बात कर रहा हूँ जो 60+ अटैम्प्ट करके आया है। वो टफेस्ट शिफ्ट में भी अगर वो पढ़ा है तो 60+ अटैम्प्ट वो कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। उसको हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो तो कर जाएगा वो,
और हो सकता है इजी शिफ्ट में जो बच्चा पढ़ा ना हो तो वो फिर एक ही सेक्शन लेकर के पकड़ के बैठ जाएगा। जैसे कि कोई एक शिफ्ट है जिसमें रीजनिंग का लेवल उसने मॉडरेट कर दिया और उसके बाद वो मॉडरेट में उसके अटेम्प्ट हो गए डाउन, उसके मॉक में 20-25 बनते थे, उसमें बने सिर्फ 18, अब उसका मॉरल डाउन हो गया। अब वो तो वाला बच्चा है कि यार हम इंग्लिश में गेस नहीं करेंगे, इंग्लिश में भी इतना ही करेंगे, फिर इंग्लिश में आते आते फिर इंग्लिश में वो गेस नहीं किया, अच्छा बच्चा है तो वो फिर इंग्लिश में वही अगेन 18 के करीब, तो फिर उसका पूरा का पूरा प्रेशर आएगा क्वांट में। अगर वो 2 सेक्शन अगर उसने मॉडरेट कर दिया तो तीसरा वो इजी देगा ही देगा। अब क्वांट अगर उसका सही भी आया है तो उसमें क्वांट में क्या होगा, वो प्रेशर में कई गलतियाँ कर जाएगा और प्रेशर में उसके अटेम्प्ट डाउन हो जाएंगे। तो हो सकता है अगर वो 18 करने वाला हो तो 15 पे ही रुक जाए, तो फिर आप 51 के करीब ही रुक जाएंगे। तो ऐसे ऐसे होता है कि एक से एक अगर सेक्शन टफ आया है तो बाकी सारे सेक्शन में मॉडरेट तो ईजी रहता है। कुछ सेक्शन कुछ कभी कभी ऐसे भी शिफ्ट बन जाती है जिसमें एक सेक्शन तो एकदम एक्सट्रीम लेवल पर खेल जाता है और हो सकता है वो पहला ही सेक्शन हो बाद में आपको मॉरल डाउन करने के लिए। अगर आपका पहला सेक्शन बहुत हार्ड गया है ना तो बाकी दोनों आपके इजी रहेंगे, ये बात की गारंटी। इसीलिए कभी भी किसी भी एग्जाम में पहले सेक्शन के आधार पर आप अपना पूरा जजमेंट मत बना लीजिएगा। हो सकता है पहले में आपके अटेम्प्ट कम हो तो आप दूसरे में उसको कवर अप करने मत जाइएगा, जो आपको आता हो वही करिएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में बेनिफिट मिलेगा। और जो लोग नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं बैंकिंग में 2 या 3 नंबर या 1.5 नंबर बढ़ता है, 7-7, 8-8 नंबर बढ़ते हैं आपकी एक्यूरेसी सही हो तो। RRB PO मीन्स लिखने गए हैं लोग 43-44 पर यूपी में, अब बताइए 43 दिए हैं उनके 53-54 नंबर आए हैं, 47 दिए हैं उनके 51-52 नंबर आए हैं, तो ऐसे नंबर आए हैं। सेंटर पर मैं RRB PO मेंस के मैंने देखा एक बच्चा 52 करके आया, उसका 63 नंबर आए थे, 11 नंबर उसके नॉर्मलाइजेशन में बढ़े हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा जो टफेस्ट रहेंगी। बाकी कितने नंबर पर हमें तैयारी करनी चाहिए, कितने पर नहीं करनी चाहिए, तो एक बात ये जान जाइए कि तैयारी आप कितने पर भी कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल डेटा बता दूँ, और जिसका भी 60 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट बन रहा है, 95% या 90% भी एक्यूरेसी बन रही है, 60 प्लस अटेम्प्ट और 90% एक्यूरेसी, आप मीन्स की तैयारी में लग जाइए। आप अगर वहाँ पर कोई बहुत ही गंदा ना बचा करके आए हो तो मीन्स की तैयारी में लग जाइए। 90% एक्यूरेसी अप्रॉक्स है तो 55 की अप्रॉक्स क्वेश्चन है और आपका 95% प्लस एक्यूरेसी है, हर हाल में लग जाइए। मैं बता रहा हूँ एक्यूरेसी कैसे पता करेंगे। और अगर आपका 50 के भी अप्रॉक्स 50 अगर आपने अटेम्प्ट करके आए हैं और आपकी 100% एक्यूरेसी है और आपकी जो टफेस्ट शिफ्ट है उसमें से है, तो आप मेंस की तैयारी करिए। लेकिन जैसे ही आप लोग बिलो 50 जाते हैं, टफेस्ट कुछ छोड़ करके बाकी जो है उनके मतलब आप लोग SBI PO की तैयारी कर सकते हैं, SBI क्लर्क की कर सकते हैं, UIIC AO की आई है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड की उसकी आई है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारी एग्जामिनेशन आपके सामने है। अगर आपके 45 के नीचे हैं किसी भी शिफ्ट में, एक्यूरेसी आपकी अगर डाउन है तो आप प्लीज़ SBI PO पर फोकस करिएगा। लेकिन अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं, 50 प्लस 100% एक्यूरेसी श्योर हैं, आप जा सकते हैं। हो सकता है इसी शिफ्ट में अगर हो आपका तो ना जाएं, लेकिन आपको कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपके 50 प्लस हैं तो आप बेधड़क होकर के मेंस की तैयारी करिए और 100% एक्यूरेसी है तो। और 55 प्लस हैं और 95% भी एक्यूरेसी है तो आप मेंस की तैयारी करिए 100%। तो 60 प्लस है और 90% भी एक्यूरेसी है, 100% आपका मेंस आप देने वाले हैं। एक्यूरेसी कैसे पता करें भैया? जो सीरियस स्टूडेंट होगा ना, सीरियस स्टूडेंट, इसने क्या दिया होगा, मॉक दिए होंगे। आप अपने मॉक को खोलिए, देखिए कि आपके कितने अटेम्प्ट बनते थे। और आपको इतना तो पता ही होगा कि मैंने रीजनिंग में कितना किया है, क्वांट में कितना किया है, इंग्लिश में कितना किया है। उसको अपना याद रखिए, एक जगह लिख लीजिए कि मैंने इतना 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 किया है। तो आप सारे मॉक खोलिए। अगर आपने 10 मॉक दिए हैं तो 10 मॉक में देखिए कि किस 10 मॉक्स में आप लोग ये देखिए कि सपोज करिए रीजनिंग में आपने पेपर में 20 अटेम्प्ट किया है, तो अब आप सारे मार्क्स में खोल करके देखिए कि अप्रॉक्स आपके रीजनिंग में कितने सवाल गलत हो रहे हैं। एक गलत हो रहा है, एक भी नहीं गलत हो रहा है। और अगर सपोज आपने 20 सवाल मान लीजिए रीजनिंग में किए हैं, आपके मॉक में सिर्फ एक सवाल गलत हो रहा है, तो आप मान के चलिए आपके 19 सवाल वहाँ भी सही होंगे। अब आपने क्वांट में अगर 20 किया है, रीजनिंग में आपका मॉक टेस्ट में, सारे मॉक टेस्ट में आपने देखा कि यार 1-2 से ज़्यादा कभी गलत नहीं हो रहा है या एक भी नहीं हो रहा है, तो आपके हो सकता है 20 के 20 क्वांट में नहीं गलत होता है, रीजनिंग में हो सकता है सोलॉजी में आपके एक आध गलत हो जाए, तो वो भी नहीं होता है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप फिर आप 100% इतना पा जाएंगे। मॉक के हिसाब से आप एक्यूरेसी के हिसाब से कैलकुलेशन करिए, और मॉक में भी एक्यूरेसी के हिसाब से ऐसा करिए कि आप उन सारों का एनालिसिस कर लीजिए कि देख लीजिए कि इसमें कितना मेरा रीजनिंग में गलत हो रहा है, इसमें कितना इतना। अब उसके अप्रॉक्स ही आप लोग जज कर लीजिए कि मेरा वहाँ पर भी 1-2 सवाल गलत हुआ होगा
या क्वांट में मेरे सारे हमेशा सही होते हैं तो वहाँ पर भी मेरे सारे सही हुए होंगे। रीजनिंग में एक दो सवाल गलत होते हैं तो एक दो सवाल वहाँ भी गलत हो गए होंगे। तो उस हिसाब से आप लोग अपना कैलकुलेशन करिएगा। हो सकता है मॉक में फिर अगर आपने सपोज इंग्लिश में 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं, मॉक में देख रहे हैं कि इंग्लिश में मेरे 8 गलत होते थे, 10 गलत होते थे, तो आप मान के चलिए अगर आपका वहाँ पर इंग्लिश सही बना हो, आपको कॉन्फिडेंस हो तो आपका सही है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो यहाँ पर भी मान के चलिए मेरे 10 सवाल गलत होंगे, फिर भी आपके 15 सही होंगे। अब इस हिसाब से कैलकुलेट करिए मॉक के हिसाब से। 10 मॉक दिए हैं, 10 मॉक के देख लीजिए किस मार्क कितने कितने हमारे किस शिफ्ट में मतलब किस सेक्शन में गलत होते थे, उसी के अप्रॉक्स आप अपना कैलकुलेट करके आप अपने मार्क्स को पता कर सकते हैं। और जितने जितने नंबर आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ मेरे इस शिफ्ट में इतने नंबर आए। कोई सवाल हो तो भी पूछिएगा, जवाब अवश्य मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।